हेलो स्टूडेंट, सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कक्षा 11वीं जीव विज्ञान, जिसमें हम लोग पहुंच चुके थे अध्याय 21 तांत्रिकी समन्वय एवं नियंत्रण में। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था न्यूरॉन्स के बारे में, न्यूरॉन्स के प्रकार, एक्सॉन वगैरह के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे तंत्रिका आवेगों का संवहन का सारांश। तंत्रिका आवेग जो होते हैं उनका संवहन कैसे होता है, उनका सारांश देखेंगे कि छोटे रूप में देखेंगे कि उनका आवेगों का संचरण जो होता है वो कैसे होता है। तो तंत्रिकीय आवेग जो होते हैं तंत्रिका कोशिका से होकर चालित होता है, मतलब तंत्रिका जो कोशिका होता है उसमें से ये निकलता है। ठीक है, यह संवेदी अंगों की संवेदी कोशिकाओं के उद्दीपन के फलस्वरूप संभव होता है। जब संवेदी अंग को पता चलता है कि कोई आवेग आया है तो उसके उद्दीपन के फलस्वरूप संवेदी अंग जो उद्दीपन होता है उससे पता चलता है कि कोई आवेग आया है। ठीक है, फिर जब तो संवेदी अंग जो होता है उसमें कोई भी आवेश आता है या आवेग आता है तो वो एक्टिव होता है, उद्दीपित होता है, जिससे उद्दीपन जो होता है वो तंत्रिका तंत्र में पहुंचता है, जिससे वो भी उद्दीपित हो जाता है। जो तंत्रिका तंत्र है उससे वो उद्दीपित हो जाता है, उससे विध्रुवण की एक तरंग एक्सॉन में नीचे की ओर गति करने लगता है। इसे ही तंत्रिकीय आवेग नर्व पल्स कहते हैं, तंत्रिकीय आवेग कहते हैं। इसकी पहचान कैसे कैसे होती है, उसके लक्षण जो है वो आगे दिए गए हैं। पहला है आपका उद्दीपन ग्रहण के पश्चात तंत्रिकाओं के उत्तेजित होने पर यह आवेग उत्पन्न करता है। जब संवेदी अंग में आवेग आता है तो क्या होता है, वो उद्दीपित होता है, एक्टिव होता है। एक्टिव होने के फलस्वरूप क्या होता है, तंत्रिका जो तंत्र है वो भी उत्तेजित होता है, तो आवेग आने से होता है। ठीक है, फिर दूसरा है कि आवेग केवल एक दिशीय गति की क्षमता वाला होता है, मतलब वो संवेदी अंग से डायरेक्ट तंत्रिका तंत्र में पहुंचने वाला होता है। तीसरा है प्रत्येक तंत्रिका तंतु के ऊपर मेड्यूलेटेड आवरण होने के कारण एक तंत्रिकीय तंतु का आवेग दूसरे तंतु पर स्थानांतरित नहीं हो पाता। जो तंत्रिका तंतु है उसके ऊपर क्या होता है, मेड्यूलेटेड आवरण होता है। मेड्यूलेटेड आवरण होने के कारण क्या होता है कि एक तंत्रिकीय तंतु जो होता है वो दूसरे तंतु पर स्थानांतरित नहीं हो पाता। ठीक है, अगर देखो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो एक्साइटेड रीजन हो गया, डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स अगर देखेंगे है ना, तो कैसे होता है, एक दिशीय होता है, एक दिशा में जाता है और उसमें मेड्यूलेटेड आवरण होने के कारण एक तंत्रिका तंतु से दूसरे तंत्रिका तंतु में एक आवेग का संचरण नहीं होता है। क्लियर। फिर चौथा बोल रहा है कि प्रत्येक उद्दीपन के बाद तंत्रिका तंतुओं में अनुत्तेजक अवधि रिफ्रैक्टरी पीरियड आती है, तथा अर्थात उत्तेजक और अनुत्तेजक अवधि एकांतरित होती है। क्या बोल रहा है कि एक उद्दीपन तंत्रिका तंतु में उद्दीपन होता है, उसके बाद क्या होता है, उत्तेजक और अनुत्तेजक अवधि एकांतरित होती है। जब आवेग आता है तो उत्तेजित हो जाती है, और जब आवेग नहीं आ रहा था तब तक क्या होता है, वो अनुत्तेजक होता है। मतलब जब उद्दीपित होती है, कोई भी उत्तेजक होता है, एक्टिव होता है, तो क्या होता है, उसको अनुत्तेजक अवधि बोलते हैं। ठीक, आवेग को समुचित संचरण क्रिया के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता आवश्यक है। जब आवेग कोई आवता है, कोई एक्टिवेशन होता है जब, तो उसके लिए ऑक्सीजन उस जगह पे, उस तंतु पे आवश्यक होता है। ठीक है, प्रत्येक तंत्रिका आवेग में उत्तेजनशील जो है वो चालकता का एक गुण सन्निहित होता है। उसमें चालकता होता है, चालकता वो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। संवेदी तंतु कोशिका संवेदनाओं को मस्तिष्क मेरुरज्जु को ले जाता है, तथा मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु संवेदनाओं के शरीर के प्रभावी भाग में प्रेरक न्यूरॉन में ले जाने का कार्य करता है। पहले क्या होता है कि कोई भी आवेग आता है तो संवेदी अंग तक पहुंचता है। कहाँ तक पहुंचता है, संवेदी अंग तक। देन संवेदी अंग के बाद क्या होता है, तंत्रिका तंतु। तंत्रिका तंतु से कहाँ जाता है, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र जब उत्तेजित होता है उसके बाद कहाँ जाता है, वो मस्तिष्क में। मस्तिष्क से जाता है वो मेरुरज्जु में। तंत्रिका तंत्र उत्तेजित होता है और तंत्रिका तंत्र उत्तेजित होकर उस आवेश को कहाँ पे पहुँचा देता है, हमारे मस्तिष्क में। मस्तिष्क क्या करता है, सोचने और समझने का कार्य करता है। फिर सोचने समझने के पश्चात निर्णय लेता है। निर्णय लेने के पश्चात वो क्या करता है, मेरुरज्जु में जाता है उसका आवेग। फिर उसके बाद वो जाता है प्रभावी अंग में कि किस अंग को उसकी आवश्यकता है या फिर किस अंग के लिए जो सूचना है वो आई है।
ठीक है। और ये सब क्या, इस सब किसके कारण होता है? प्रेरक न्यूरॉन, मोटो न्यूरॉन के कारण होता है, मोटर न्यूरॉन के ले जाने का कार्य करता है। जो न्यूरॉन होता है वो प्रेरक न्यूरॉन के बीच समन्वय का कार्य समंजक न्यूरॉन, एडजस्टर न्यूरॉन करता है। अब इन तीनों में जो ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में मेन कार्य कौन करता है? तो जो प्रेरक न्यूरॉन होता है, मोटर न्यूरॉन जिसको बोलते हैं, वो कार्य करता है। जो क्या करता है उसमें से प्रेरक जो मोटर न्यूरॉन होता है वो समन्वय कार्य जो सामंजस्य स्थापित करता है। सामंजस्य स्थापित करने वाला समंजक न्यूरॉन जो होता है, उनके दोनों के प्रोसेस से ये पूरा होता है। ठीक है। सिनेप्सिस स्थल पर आवेग का संचरण। सिनेप्सिस स्थल क्या होता है? देखो ये क्या बोल रहा है कि तंत्रिकीय आवेग के संवहन में अंतर्ग्रथन, सिनेप्सिस का काम जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है। एक न्यूरॉन के अंतिम छोर की शाखाएं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉइड्स। अब देखो एक जो न्यूरॉन होगा, इस प्रकार का न्यूरॉन होता है, ठीक, इसका एक इस छोर ऐसा होता है, ठीक। तो यहाँ का दूसरा क्या होता है? दूसरे के डेंड्रॉइड से जुड़ जाता है। तो दूसरे के डेंड्रॉइड से जुड़ता है मतलब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से ऐसा जुड़ा होता है कि एक एक्सॉन और दूसरे का डेंड्रॉइड ऐसा जुड़ा होता है अंतिम छोर से डेंड्रॉइड्स के, तो उसमें से वो संवहन करता है। क्लियर? यह जुड़ाव ही सिनेप्सिस कहलाता है। जो जुड़ाव होता है न्यूरॉन्स का, एक न्यूरॉन्स के एक्सॉन का और दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्रॉइड्स का, उसको बोलते हैं सिनेप्सिस। स्थान से होकर जब तंत्रिकीय आवेग संवहित होता है तब एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ स्रावित होता है। जब दोनों में जुड़ाव होता है और दोनों में जुड़ाव के बाद जो आवेग का संवहन होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, तो एक जो रासायनिक पदार्थ होता है उसका स्रावण होता है। उसको क्या बोलते हैं? एसिटाइल कोलिन तथा एड्रीनेलिन निकलता है या न्यूरोट्रांसमीटर का कार्य करता है। एसिटिकोलिन निकलता है या फिर एड्रेनालिन निकलता है, जो क्या करता है? न्यूरोट्रांसमीटर का कार्य करता है। ये तंत्रिकीय आवेग संचरण की क्रिया से संबंधित होते हैं। क्या होते हैं? ये जो तंत्रिकीय आवेग होते हैं वो किसकी क्रिया से संबंधित होते हैं? संचरण, जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में आवेग को संचरित करता है। तंत्रिका कोशिका का एक्सॉन जो होता है तंत्रिका तंतु नर्व फाइबर कहलाता है। विराम की अवस्था में एक्सॉन की झिल्ली के भीतर, जब विराम होता है तब एक्सॉन की जो झिल्ली होती है उसकी भीतरी सतह पर, अब जैसे ये न्यूरॉन हो गया, ठीक, उसका नीचे जो हो गया एक्सॉन हो गया, उसकी भीतरी सतह पर क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज, ऋणात्मक चार्ज जो रहता है वो और बाहर अंदर की तरफ ऋणात्मक चार्ज रहता है और बाहर की तरफ क्या होता है? धनात्मक चार्ज रहता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो ये है अंदर की तरफ ऋणात्मक चार्ज और बाहर की तरफ धनात्मक चार्ज। इसका निरीक्षण एक माइक्रो इलेक्ट्रोड, जो एक प्रकार का लवण घोल युक्त सूक्ष्म खोखली सुई है जो विद्युत धारा पैदा करने की क्षमता रखती है, उसमें से कर सकते हैं। उसको क्या करते हैं? एक्सॉन को साइटोप्लाज्म में छेद कर दूसरी इसके सतह को स्पर्श कर अनुभव किया जा सकता है। यह विद्युतीय बल लगभग 70 मिलीवोल्ट का होता है। ये कितने का होता है? इसका विद्युतीय बल जो होता है वो कितना होता है? 70 मिलीवोल्ट का होता है, जिसे सुप्त विभव तथा झिल्ली को पोलराइज्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसको सुप्त विभव भी बोलते हैं और झिल्ली को पोलराइज्ड कहते हैं। यह सुप्त विभव जो होता है प्रतिपादित होता है तथा एक्सोप्लाज्म का ग्लूकोज ऑक्सीकृत होकर एटीपी का निर्माण करता है। क्या करता है? जो सुप्त विभव में होता है, यह एक्सोप्लाज्म जब होता है उसको क्या करता है? ग्लूकोज को ऑक्सीकृत होकर एटीपी का निर्माण करता है, जिसका उपयोग किस कार्यों में होता है? तो सक्रिय सोडियम आयन अंदर के से बाहर की ओर अर्थात बाह्य कोशिका द्रव्य में परिचालित ECF के लिए करता है। जो देखो सक्रिय जो सोडियम आयन होते हैं Na+ जो आयन्स होते हैं उसको अंदर से बाहर की ओर निकालने के लिए यूज होता है। फिर दूसरा है जो पोटेशियम आयन होते हैं जो एक्टिव होते हैं K-, तो उसको क्या करते हैं? कोशिका द्रव्य में एक्सॉन के भीतरी सतह में परिचालित करने के लिए किया जाता है। ये है देखो सिनेप्सिस का कार्य, ये दोनों जुड़ते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है? अंदर माइनस चार्ज होता है, बाहर प्लस चार्ज होता है, ठीक। इससे क्या होता है? जो सोडियम जो होता है वो बाहर अंदर से बाहर की ओर निकलता है और पोटेशियम जो होता है वो बाहर से अंदर की ओर जाता है। ये हो गया सिनेप्सिस स्थल पर आवेग का संचरण कैसे होता है, इसी प्रकार से होता है। अब इसमें आगे बता रहा है कि इसमें क्या होता है कि सोडियम आयन की उच्च सांद्रता, यदि
जो सोडियम आयन है उच्च सांद्रता वाला होता है तो क्या होता है कि बाह्य कोशिका द्रव्य में तथा पोटेशियम आयन की सांद्रता कोशिका द्रव्य में बढ़ जाती है। जब सोडियम आयन की उच्च सांद्रता होती है, जब सोडियम आयन उच्च सांद्रता में होता है तो कोशिका द्रव्य में पोटेशियम आयन की सांद्रता जो होती है वो बढ़ जाती, कोशिका द्रव्य में बढ़ जाती है अगर सोडियम आयन की सांद्रता ज़्यादा होती है। तो बाह्य सोडियम आयन की सांद्रता भीतरी से 10 गुनी अधिक, जबकि भीतरी पोटेशियम आयन की सांद्रता एक्सॉन के बाहरी सतह पर 30 गुनी अधिक होती है। क्या बोल रहे हैं कि जो यदि सोडियम आयन की सांद्रता जो होती है वो बाह्य कोशिका द्रव्य में पोटेशियम आयन की सांद्रता, अगर सोडियम आयन की उच्च सांद्रता होती है तो बाह्य जो कोशिका द्रव्य में पोटेशियम आयन की सांद्रता होगी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। बाह्य सोडियम आयन की सांद्रता भीतरी से 10 गुनी अधिक, बाह्य जो सोडियम आयन है उसका भीतरी से 10 गुना अधिक होता है, जबकि भीतरी पोटेशियम आयन जो होता है उसकी सांद्रता एक्सॉन के बाहरी सतह से 20 गुना अधिक हो जाती है, 30 गुना अधिक हो जाती है। सांद्रता या अंतर्निहित क्रियाओं को परिणामित करता है कि सोडियम आयन का तंतु के भीतर सतह में विसरण, पहले सोडियम आयन का भीतरी सतह में क्या होता है, विसरण की क्रिया होती है तथा पोटेशियम आयन का बाहरी तंतु में विसरण, सोडियम का अंदर की ओर विसरण होता है और जबकि पोटेशियम का बाहर की ओर विसरण होता है। इस स्थिति में झिल्ली के पोटेशियम आयन सोडियम आयनों की तुलना में 30 गुना अधिक पारगम्यता युक्त हो जाते हैं। फलतः पोटेशियम आयनों की उपस्थिति के कारण बाहर धनावेशित हिस्से की तुलना में तंतु का बाहरी भाग ऋणावेशित हो जाता है। अब क्या बोल रहे हैं कि पोटेशियम आयन जब अगर उपस्थित होते हैं तो बाहर जो धनावेशित हिस्सा होता है ना, उसके तुलना में क्या होता है, वो बाहर का जो होता है तंतु, भीतर का जो तंतु होता है वो ऋणावेशित हो जाता है। यह क्रिया क्या कहलाती है, साम्यावस्था कहलाती है। मतलब बाहर अगर धनात्मक बढ़ता है तो अंदर की ओर ऋणात्मकता बढ़ती है और दोनों की स्थिति क्या हो जाती है, साम्यावस्था में आ जाती है। धनात्मक और ऋणात्मक बराबर होगा तो साम्यावस्था में आ जाएगी। जब आवेश 70 मिलीवोल्ट हो जाता है तब तंत्रिका तंतु विद्युतीय, रासायनिक विधियों अथवा ताप द्वारा उत्तेजित किया जाता है। सोडियम आयन के लिए बढ़ जाता है। तंतु जिस बिंदु पर उत्तेजित होता है उसे स्थानीय उत्तेजक अवस्था कहते हैं। कोई भी तंतु जहाँ पे उत्तेजित होता है, जहाँ पे एक्टिव होता है, उसको क्या बोलते हैं, लोकल एक्टिव स्टेट कहते हैं। ऐसी स्थिति में सोडियम आयन्स का अधिक प्रवाह बाहर सतह से तंतु के साइटोप्लाज्म में होता है, जबकि पोटेशियम आयन का कोशिका द्रव्य को छोड़ देता है। इसे बाह्य कोशिका द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य के बीच वोल्टेज कम हो जाता है। जब बाह्य कोशिका द्रव्य, इनमें क्या होता है, साम्यावस्था आता है ना। साम्यावस्था आने के बाद क्या होता है, जो बाह्य कोशिका द्रव्य होता है और आंतरिक कोशिका द्रव्य होता है उसमें वोल्टेज कम हो जाता है। वोल्टेज के इस परिवर्तन को क्या बोलते हैं, जनरेटर विभव कहते हैं। जब वोल्टेज में परिवर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं, जनरेटर विभव कहते हैं। इस प्रकार यहाँ झिल्ली के दोनों तरफ आवेश का उलटफेर रिवर्सल हो जाता है। फलतः झिल्ली का बाहरी सतह ऋणावेशित तथा भीतरी जो बाहरी सतह क्या होगा, ऋण आवेशित हो जाता है और झिल्ली का भीतरी सतह जो होगा वो धन आवेशित हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और तंतु क्या हो जाता है, सक्रिय अवस्था में आ जाती है। इसको क्या बोलते हैं, इस प्रकार में जब बाहरी सतह ऋण आवेशित और भीतरी सतह धन आवेशित हो जाता है और तंतु क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, तो उसके बोलते हैं पोलराइज्ड या फिर ध्रुवित कहते हैं। जब आवेग का सक्रिय अवस्था से गुजरने के पश्चात पुनर्स्थापित अवस्था आती है, रिकवरी फेज आता है। मतलब जब एक्टिव होने के बाद जब वो साम्य अवस्था में आती है, बीच के फेज में आती है, रिकवरी फेज आती है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको रिकवरी फेज बोलेंगे, जब अपने पुनः अवस्था में आ जाती है। ठीक है, फिर अगर इस अवस्था के बाद झिल्ली का बाहरी सतह फिर से क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और आंतरिक सतह जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, ऋण आवेशित हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि सोडियम आयन को कोशिका द्रव्य में प्रवेश होता है। इससे सोडियम जो आयन होता है वो कोशिका द्रव्य में प्रवेश करता है और तेजी के साथ झिल्ली के बाहरी सतह में उपस्थित बाह्य कोशिका रस में पोटेशियम आयन का कोशिका रस से कोशिका द्रव्य में प्रवेश कर विद्युतीय विभव की साम्य अवस्था को स्थापित कर देता है। इस पूरी प्रक्रिया के लिए कुछ समयांतराल की आवश्यकता होती है, समय लगता है इसमें। इस बीच तंत्रिका फिर से उत्तेजना को ग्रहण नहीं कर पाती। उत्तेजित हो जाने से फिर से उद्दीपन ग्रहण कर उत्तेजित होने के बीच अंतराल को रिफ्रैक्टरी कॉल कहते हैं। क्या बोलना, देखो, जब एक बार कोई भी तंत्रिका तंतु जो होता है वो किसी भी आवेश से, किसी भी आवेग से उत्तेजित हो जाती है, तब जब तक वो पुनः जो अवस्था होता है उस अवस्था तक नहीं आ पाती है या फिर उस आवेग का संचरण नहीं हो पाता है, तब तक वह दूसरी उत्तेजना को ग्रहण नहीं कर सकती। और जब पहली अवस्था को, जो पहली
आवेगों को ग्रहण कर चुकी होती है और दूसरी उत्तेजना को ग्रहण करने के बीच जो समय अंतराल होता है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टरी कॉल कहते हैं। यह समय सेकंड के 1000वें भाग के बराबर होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसके मुख्य घटक अर्थात मस्तिष्क और मेरुरज्जु जो होते हैं उसके चारों ओर 3 रक्षक झिल्लियाँ मौजूद होती हैं। हम लोग अगर तंत्रिका तंत्र देखेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में अगर हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसमें 2 मुख्य भाग होते हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क और मेरुरज्जु जो होते हैं वो 3 झिल्लियों के द्वारा घिरे होते हैं। तो इन झिल्लियों को क्या क्या बोलते हैं देखते हैं। आंतरिक झिल्ली जो होती है वो मृदु तनिका या पायामीटर तथा मध्य झिल्ली को एरेक्नॉइड या जाल तनिका कहते हैं और तथा सबसे बाहरी झिल्ली को दृढ़ तनिका या ड्यूरामेटर कहते हैं। क्या क्या बोला, आंतरिक झिल्ली को हम लोग इंग्लिश में नाम याद करेंगे तो हमको इजली जाएगा। तो आंतरिक जो झिल्ली होती है उसको पायामीटर, भीतरी झिल्ली जो मध्य की झिल्ली जो होती है उसको एरेक्नॉइड और तीसरी जो बाहरी झिल्ली होती है उसको बोलते हैं ड्यूरामेटर। दृढ़ तनिका तथा जाल तनिका के बीच अर्थात पायामीटर और एरेक्नॉइड के बीच ड्यूरामेटर और एरेक्नॉइड के बीच जो गुहा होता है उसको क्या बोलते हैं, सब एरेक्नॉइड स्पेस। क्या बोलते हैं, सब एरेक्नॉइड स्पेस। अधिजालक को अतनिका गुहा कहते हैं। ये इसमें एक द्रव भरा रहता है जिसको प्रमस्तिष्क द्रव या सेरेब्रो स्पाइनल द्रव कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रमस्तिष्क द्रव बोलेंगे या फिर सब ब्रो स्पाइनल द्रव कहते हैं। यह द्रव जो होता है मस्तिष्क की सभी गुहाओं में उपस्थित होता है। क्रेनियम जो हमारे मस्तिष्क का मुख्य भाग होता है, क्रेनियम कपाल की अस्थियों तथा ड्यूरोमेटर के बीच एक सक्रिय गुहा पाई जाती है जिसे एपिन्यूरल गुहा कहते हैं। किसके बीच क्रेनियम और जिसको कपाल बोलते हैं उनकी अस्थियों और ड्यूरामेटर के बीच में स्पेस पाया जाता है, गुहा पाया जाता है जिसको बोलते हैं एपिन्यूरल गुहा। इसी तरह ड्यूरामेटर एवं पायामीटर के बीच भी गुहा पाया जाता है जिसको बोलते हैं सब न्यूरल स्पेस। किसके बीच, पायामीटर और ड्यूरामीटर के बीच भी एक गुहा पाया जाता है जिसको बोलते हैं सब न्यूरल स्पेस। पायामीटर में रुधिर वाहिनिकों का जाल होता है, इसी के द्वारा मस्तिष्क को ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थों का संवहन होता है। जो पायामीटर होता है उसके में क्या होता है, बोल रहा है कि रुधिर वाहिनिकाओं का जाल होता है, मतलब रुधिर के लिए जो पाइप जो आर्टरीज होती हैं वो जारी रहती है जिससे क्या होता है कि ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थों का संवहन होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होते हैं वो 2 प्रकार के उत्तकों से के बने होते हैं, 2 प्रकार के द्रव से बने होते हैं, जिसमें है पहला धूसर द्रव, ग्रे मैटर बोलते हैं जिसको। यह तंत्रिका तंत्र का भूरे रंग का भाग होता है जिसमें साइटोन, डेंड्रॉइड्स और नॉन माइलोनेटेड तंत्रिका तंतुओं का बना होता है। ठीक है, फिर है श्वेत द्रव, व्हाइट मैटर। यह तंत्रिका तंत्र का सफेद रंग का भाग होता है। धूसर मतलब हो गया ग्रे कलर मतलब हो गया भूरा, बोल सकते हैं भूरे रंग का भाग होता है। और श्वेत मतलब हो गया व्हाइट, सफेद। तो जो सफेद रंग का भाग होता है इसमें क्या क्या आते हैं, माइलिन युक्त तंत्रिका तंतुओं का बना होता है, ये नॉन माइलिनेटेड होता है। ठीक है, मस्तिष्क के अधिकांश भागों में दूसरा द्रव तथा श्वेत द्रव अंतः होता है, जबकि मस्तिष्क पुच्छ एवं मेरुरज्जु के पश्च भाग में जो मस्तिष्क का पुच्छ होता है और मेरुरज्जु का जो पश्च भाग होता है उसमें क्या होता है, श्वेत द्रव बाह्य एवं दूसरा द्रव जो होता है वो अंतः होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अगर घटक देखेंगे, अगर उसको पिक्चर के थ्रू हम लोग शो करते हैं तो व्हाइट मैटर सबसे आंतरिक होगा, उसके ऊपर उसके बाह्य में क्या होगा, ग्रे मैटर होगा, है ना। ये हो गया आपका पार्ट ऑफ ब्रेन। ये क्या है, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर दोनों जो है वो पार्ट ऑफ ब्रेन है, ब्रेन का मस्तिष्क का भाग है। उसके बाद है पायामीटर में क्या होता है, फिर सब आर्किनेट स्पेस पाया जाता है इसमें पायामीटर के बाद आता है एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन और एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन के बाद सबसे बाहर आता है ड्यूरामेटर के बाहर आएगा आपका बोन। 3 चीज़ों से झिल्ली जो हम लोग पढ़े अभी, मेरुरज्जु और मस्तिष्क क्या होता है, 3 झिल्लियों से मिलकर बना होता है। तो अगर हम लोग देखते हैं व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर दोनों क्या हो गया, मस्तिष्क का भाग हो गया। अब ये 3 झिल्लियों से मिलकर बना, तो पहला पायामीटर आंतरिक झिल्ली, मध्य जो झिल्ली होता है उसको बोलते हैं एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन और जो बाहरी झिल्ली होता है उसको बोलते हैं ड्यूरामेटर। ठीक है, ड्यूरामेटर के ऊपर क्या होगा, आपका हड्डी पाया जाएगा। ये है आपका पिक्चर। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के घटक, इसमें क्या होता है, यह मेरुरज्जु से मिलकर बना होता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। तो मस्तिष्क क्या होता है देखते हैं। मस्तिष्क जो होता है वो खोपड़ी के क्रेनियम में उपस्थित होता है। हमारा जो मस्तिष्क होता है ये क्या होता है, खोपड़ी हो गया। खोपड़ी में क्या होता है, क्रेनियम होता है, उसको बोलते हैं खोपड़ी या क्रेनियम। ठीक है, उसमें होता है ब्रेन आपका। उसमें क्या होता है, यह मनुष्य का सबसे विशेषीकृत तथा सुरक्षित अंग होता है। यह समस्त शरीर तथा तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण कक्ष होता है। यही से का हमारा जो पूरा बॉडी होता है वो कंट्रोल होता है। ठीक,
और बहुत कोमल अंग होता है। यह अत्यंत जटिल संरचनात्मकता को प्रदर्शित करता है। इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कोशिका ऊतकों का, कोशिकाओं का, रुधिर वाहिनियों का। इसका औसतन आयतन 1650 मिलीमीटर एवं औसत भार करीब 1500 ग्राम होता है। 6 वर्ष की उम्र में मस्तिष्क जो होता है वो पूर्ण विकसित हो जाता है। मनुष्य का मस्तिष्क जो होता है वो 3 भागों से मिलकर बना होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अगर आप इंग्लिश में नाम याद रखेंगे तो आपको आगे के लिए भी कठिनाई नहीं होगी। आप हिंदी में भी नाम याद रख सकते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ये बहुत आसान होगा, लेकिन इसके साथ साथ आप फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन करके भी आप नाम याद कर सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक जो है पश्चिम मस्तिष्क तथा मध्य मस्तिष्क को मस्तिष्क स्टेम कहकर भी सूचित करते हैं। अब बात करते हैं अग्र मस्तिष्क की, फोर ब्रेन की। इसमें क्या होता है, प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, घ्राण पिंड, घ्राण पिंड को बोलते हैं ऑल्फैक्टरी लोब एवं डायनसेफेलॉन आते हैं। क्या क्या आते हैं अग्र मस्तिष्क में, नाम याद करते जाएंगे। अग्र मस्तिष्क में आते हैं आपके प्रमस्तिष्क, जिसको बोलते हैं सेरिब्रम, दूसरा आता है आपका हाइपोथैलेमस, तीसरा आता है आपका घ्राण पिंड, चौथा आता है आपका डायनसेफेलॉन। ठीक है, यह मस्तिष्क का सबसे अगला हिस्सा होता है। प्रमस्तिष्क अर्थात सेरिब्रम को बृहद मस्तिष्क भी कहते हैं। प्रमस्तिष्क जो होता है उसको क्या बोलते हैं, सेरिब्रम को बृहद मस्तिष्क भी बोला जाता है। यह अग्र मस्तिष्क का ऊपरी हिस्सा होता है। प्रायः यह 2/3 भाग तथा सबसे बड़ा भाग होता है। मस्तिष्क के मध्य में एक लंबी दरार होती है जिसे बाएं और दाहिने प्रमस्तिष्क गोलार्ध सेरिब्रल हेमिस्फीयर में बढ़ती है। दोनों गोलार्ध जो होते हैं वो तंत्रिका ऊतकों के करीब 200 मिलियन तंत्रिका तंतुओं से बनी कॉर्पस कैलोसम नामक रचना के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। प्रत्येक गोलार्ध जो होते हैं प्रत्येक 5 और 6 खंडों में या पालिकाओं में बटा रहता है। सामने से कपाल की ओर फ्रंटल लोब एवं टेम्पोरल लोब तथा पीछे की ओर ऑक्सीपिटल लोब तथा इंसुला लोब विद्यमान रहते हैं। क्या बोल रहे हैं कि देखो, प्रमस्तिष्क की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्या होता है, सेरिब्रम, इसको सेरिब्रम भी कहते हैं। यह अग्र मस्तिष्क का ऊपरी भाग होता है। अग्र मस्तिष्क जिसको बोलते हैं उसका सबसे ऊपरी भाग होता है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, प्रायः 2/3 भाग होता है तथा सबसे बड़ा भाग जो होता है वो होता है मस्तिष्क के मध्य में एक लंबी दरार होती है। मस्तिष्क का जो मध्य होता है यहाँ पे एक लंबी दरार होती है। अगर आंतरिक सतह से देखेंगे जो इसे बाएं और दाहिने प्रमस्तिष्क गोलार्ध में बांटती है। दोनों गोलार्ध जो होते हैं तंत्रिका ऊतकों के करीब 200 मिलियन तंत्रिका तंतुओं में बने कॉर्पस कैलोसम नामक रचना द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक है, प्रत्येक गोलार्ध जो होते हैं प्रत्येक 5 और 6 छोटे छोटे खंडों या पालिकाओं में जो गोलार्ध होता है वो 5 या 6 खंडों में बटा रहता है। सामने से कपाल की ओर फ्रंटल लोब एवं टेम्पोरल लोब तथा पीछे की ओर ऑक्सीपिटल लोब होता है। 2 लोब होता है, 5-6 लोब या पहले पढ़ा हम लोगों ने, तो उसमें 2 लोब जो होते हैं एक फ्रंट की ओर होता है तो फ्रंट की ओर को लोब को बोलते हैं फ्रंटल लोब और पीछे की ओर को लोब को बोलेंगे हम लोग टेम्पोरल लोब। ठीक है, फिर ऑक्सीपिटल लोब भी बोलते हैं, उसमें एक और होता है पीछे की ओर ऑक्सीपिटल लोब और पैराइटल लोब तथा इंसुला लोब विद्यमान होते हैं। सामने की ओर 2 लोब होते हैं जिसमें बोलते हैं फ्रंटल लोब और टेम्पोरल लोब। पीछे की ओर 3 लोब होते हैं जिसमें से पहले को बोलेंगे ऑक्सीपिटल लोब, पैराइटल लोब और इंसुला लोब। लेकिन इंसुला पिंड जो होता है वो बाहरी सतह से दिखाई नहीं देता। अगर बाहर की ओर से देखेंगे तो जो इंसुला लोब होता है वो दिखाई नहीं देता है। प्रमस्तिष्क के मध्य में एक गुहा पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं, वो जो गुहा होती है वो 2 भागों में बटा होता है। इसके बाहरी भाग को कॉर्टेक्स बोलेंगे जो धूसर पदार्थ का दिखाई देता है, ग्रे मैटर का दिखाई देता है, और अंतर का जो होता है वो सफेद द्रव्य मेड्यूला कहलाता है। ठीक है, यह तंत्रिका सूत्रों नर्व फाइबर्स का बना होता है। कॉर्टेक्स के ऊपरी सतह पर अनेक उभार होते हैं। जो कॉर्टेक्स होता है उसका ऊपरी सतह जो होता है उसमें अनेक उभार होते हैं जिन्हें कि क्या बोलते हैं, गायरस कहते हैं। 2 गायरसों के बीच आवागमन के स्थान होता है जिसके क्या बोलते हैं, सल्कस कहते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं कि जो पीछे की ओर 3 लोब होते हैं, जो इंसुला लोब होता है वो बाहर सतह से दिखाई नहीं देता है, जिसका बाहरी भाग क्या होता है, अब इसमें से 2 भाग का होता है। प्रमस्तिष्क जो होता है वो 2 भागों से मिलकर बना होता है, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर जो होता है वो बाहर की ओर होता है, व्हाइट मैटर जो होता है वो अंदर की ओर होता है जिसको मेड्यूला बोलते हैं। अब जो किससे बना होता है, तंत्रिका सूत्रों से बना होता है। जो कॉर्टेक्स होता है उसमें अनेक उभार होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, गायरस कहते हैं। अब देखो ये क्या है, ग्रे मैटर, इसमें 2 उभार हो गए, एक उभार को क्या बोलेंगे हम लोग, गायरस, इसको भी बोलेंगे गायरस। अब इन 2 गायरसों के मध्य में एक स्थान होता है जिसको क्या बोलते हैं, सल्कस। गायरस एवं सल्कस के कारण प्रमस्तिष्क का क्षेत्र क्या होता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।
प्रमस्तिष्क के कारण ही मनुष्य के पास याददाश्त, बुद्धि एवं निर्णय लेने की क्षमता होती है। प्रमस्तिष्क जो होते हैं उनमें कौन कौन से कार्य होते हैं, कौन कौन से लोब में, ये देखते हैं। तो पहला है फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब क्या होता है? इसमें बुद्धि होता है, इच्छा शक्ति, बुद्धि मतलब हम लोग को सोचने समझने निर्णय लेने की क्षमता होती है, इच्छा शक्ति होती है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, मन जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि हमारा मन कर रहा है, ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं इच्छा शक्ति। चतुराई का केंद्र होता है, यह मनुष्य के सोचने समझने की शक्ति को नियंत्रित करता है। फिर होता है पैराइटल लोब जो पीछे की ओर होता है। पैराइटल लोब जो होता है वो क्या है? स्पर्श, ताप, ठंडा, पीड़ा, भय, हर्ष इत्यादि का अनुभव करता है। जितने भी इमोशंस होते हैं वो आता है पैराइटल लोब में। इस लोब के कारण हम अपने दैनिक कार्य जैसे कपड़ा पहनना, घड़ी पहनना, घड़ी में समय ज्ञान का प्राप्त होना आदि को करने की क्षमता पाते हैं। मानव मस्तिष्क का पार्श्व जो दृश्य है इस प्रकार का दिखाई देता है, जिसमें क्या क्या दिखाई देता है आपका? देखो, ये है पैराइटल लोब। सल्कस जो है वो दो भागों के बीच का जो स्थान होता है ना, उसका है, उसको बोलते हैं सल्कस। फिर है ऑक्यूपिटल लोब, सेरिबेलम, इसको बोलते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम के नीचे जो वाइट जो द्रव होता है या फिर जिसको श्वेत द्रव बोलते हैं, इसको यहाँ पे हो गया मेडुला। इसके नीचे आ गया आपका स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को बोलते हैं हम लोग मेरू रज्जु को। ये है फ्रंटल लोब, सामने की ओर फ्रंटल लोब होगा। फिर इसको बोलते हैं प्री मोटर एरिया। फिर है पेरिसेंट्रल मोटर एरिया। फिर है सेंट्रल सर्कस। ये दो भागों के बीच में होगा, इसको सेंट्रल सर्कस बोलेंगे, इसको बोलेंगे टेम्पोरल लोब। क्लियर? ये है मानव मस्तिष्क का पार्श्व दृश्य। ये आता है आपके एग्जाम में बनाने के लिए, तो आप इसको याद रखेंगे। टेम्पोरल लोब जो होता है इसका कार्य क्या होता है कि यह गंध, स्मरण, प्रेरणा एवं ध्वनि से बातों को समझने की क्षमता का नियंत्रण जो होता है वो प्रस्थ मस्तिष्क के टेम्पोरल लोब वाले भाग से संपन्न होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जब हम लोग को कुछ स्मेल आता है तो कहाँ पे होता है, इसका संवेदना जो जाता है वो टेम्पोरल लोब में जाता है। स्मरण, हम लोग कोई भी चीज़ याद रखते हैं। प्रेरणा, मोटिवेशंस जो होते हैं, या फिर ध्वनि, अगर साउंड कहीं से आता है तो हमको पता चलता है कि साउंड यहाँ से आ रहा है, तो ये जो हो गया संवेदना हो गया। ठीक है, तो ये जो संवेदना होता है इसका जो नियंत्रण करता है या फिर समन्वय करता है, ये कहाँ से होता है? टेम्पोरल लोब से। फिर आपका ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब जो होता है वो दृष्टि से संबंधित होता है, या वस्तु के देखे जाने पर उसका निर्वचन करता है। अर्थात कोई भी चीज़ हम लोग देखते हैं तो देखने के पश्चात हमको पता चलता है कि ये चीज़ है। जस्ट लाइक कि यहाँ पे पेन है, किससे पता चला? हमको देख के पता चला। हम अब ये रखा है पेन, या फिर ये है बोर्ड, है ना, तो ये कैसे पता चला? हम लोग देखे तो पता चला। तो इसका हमारा जो नियंत्रण होगा या समन्वय होगा, ये किस में होगा? और मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क के ऑक्सीपिटल लोब में होगा। इसमें गोलार्धों के आधार के ठीक पीछे मस्तिष्क का फर्श तथा पार्श्व भाग होता है जो कि हाइपोथैलेमस कहलाता है। जो पश्च और फ्रंट और पश्च भाग जो होगा उसको क्या बोलेंगे? हाइपोथैलेमस भाग बोलते हैं। यह क्या करता है? ये जो हाइपोथैलेमस वाला क्षेत्र जो होता है वो भूख प्यास का आभास कराता है। इसके साथ साथ यह ताप की मात्रा तथा भावनात्मक क्रियाओं से संबंधित संवेगों का निर्वचन करने का स्थान है। यह क्षेत्र कुछ न्यूरो हार्मोन्स के संश्लेषण एवं स्त्रावण का भी कार्य करता है। ये क्या करता है? न्यूरो हार्मोन्स और का भी संश्लेषण करता है और स्त्रावण का कार्य करता है, जो कि पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी के अग्रभाग के स्त्रावण को प्रेरित करता है। इसकी सक्रियता से पीयूष ग्रंथि का जो पश्च भाग होता है उससे हार्मोन संश्लेषित होकर रुधिर में छोड़ दिए जाते हैं और पीयूष ग्रंथि के साथ संबंध होकर वृद्धि एवं अनेक कार्यों का नियंत्रण करता है। किसमें? ऑक्सीपिटल लोब में। प्रमस्तिष्क के गोलार्ध के अगले सिरे पर दो पिंड पाए जाते हैं जिसको घ्राण पिंड, ऑल्फैक्टरी लोब कहते हैं। प्रमस्तिष्क का जो गोलार्ध होता है उसका अगला सिरा जो होता है उसमें दो लोब पाए जाते हैं, जिसमें से ऑल्फैक्टरी लोब होता है, यह गंध उद्दीपन को ग्रहण करते हैं। इन दोनों पिंडों से ढका हुआ डायनसेफेलॉन पाया जाता है। ये जो घ्राण पिंड होते हैं, घ्राण पिंड से क्या होता है? ये क्या करता है? गंध को, उद्दीपन को, जो गंध आता है, स्मेल जो आता है उसको क्या करता है? उद्दीपित करता है, उससे एक्टिव होता है। इन दोनों पिंडों को ढका हुआ डायनसेफेलॉन पाया जाता है। डायनसेफेलॉन जो होता है भूख, प्यास, नींद, ताप, थकावट, सहयोग, घृणा, तृप्ति के को क्या करता है? तंत्रिका तंत्र से अनैच्छिक कार्यों का भी नियंत्रण करता है या उपापचयी क्रियाओं का भी नियंत्रण करता है। मनुष्य के मस्तिष्क का लंब काट इस प्रकार का दिखाई देता है। थैलेमस और हाइपोथैलेमस में अंतर क्या होता है? जो थैलेमस होता है वो प्रमस्तिष्क के आधार पर नहीं बल्कि उससे घिरा होता है, जबकि हाइपोथैलेमस जो होता है वो प्रमस्तिष्क के आधार पर स्थित होता है। थैलेमस जो होता है वो धूसर होता है, ग्रे होता है। ठीक है, यह मोटे पिंडों के रूप में डायनसेफेलॉन के पार्श्व भागों के ऊपरी भाग में होता है, जबकि हाइपोथैलेमस जो होता है वो डायनसेफेलॉन के पार्श्व दीवारों का अधर भाग होता है। थैलेमस जो होता है तंत्रिका कोशिकाओं के छोटे छोटे समूह होते हैं, जबकि हाइपोथैलेमस जो होता है तंत्रिका
कोशिकाओं के लगभग 1 दर्जन बड़े समूह होते हैं। थैलेमस जो होता है यह स्पर्श, ताप, कंपन, श्रवण, दृष्टि, पीड़ा आदि संवेदी सूचनाओं के पुनः प्रसारण केंद्र के रूप में कार्य करता है। जबकि हाइपोथैलेमस जो होता है यह प्यास, भूख, परितृप्ति, क्रोध, निद्रा, उत्साह, भोग, विलास संबंधित संवेगों का निर्वचन का स्थान होता है। मतलब ये इमोशंस, जितने भी भावना वाले क्रिया होते हैं वो उसमें दिखाई देते हैं। अब ये हो गया प्रमस्तिष्क का कंप्लीट। अब आगे हम लोग नेक्स्ट में मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन। यह जो होता है मध्य में स्थित होता है। इसमें प्रमस्तिष्क तंतु एवं दृष्टिपिंड और कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना का बना होता है। प्रमस्तिष्क तंतु जो होता है सेरिब्रल प्यूडिकल या क्रूरा सेरेब्री मध्य मस्तिष्क के आधार एवं पार्श्व तल पर श्वेत पदार्थों से निर्मित दो तंत्रिका तंतुओं के पुलों या समूहों की पट्टी के रूप में पाए जाते हैं। यह प्रमस्तिष्क के कॉर्टेक्स को मस्तिष्क के शेष भागों तथा मेरु रज्जु से जोड़ते हैं तथा पश्च मस्तिष्क के अग्रभाग से प्रारंभ होता प्रमस्तिष्क के गोलार्धों तक फैले रहते हैं। मध्य मस्तिष्क का पृष्ठभाग जो होता है, जो मध्य मस्तिष्क का पृष्ठभाग होगा 4 गोल पिंडों का बना होता है, जो कि दृष्टिपिंड, ऑप्टिक लोब तथा कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहलाता है। क्या कहलाता है? दृष्टिपिंड या कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहलाता है। सभी गोल पिंड जो होता है वो गुहा रहित होता है। जो गोल गोल पिंड होता है वो क्या होता है? गुहा रहित होता है। उसमें गुहा कैविटी नहीं पाई जाती है। मध्य गुहा में एक सक्रिय गुहा होता है जिसको आइटर बोलते हैं, जो आगे की ओर डायोसील तथा पीछे की ओर पश्चिम मस्तिष्क की गुहा से जुड़ी रहती है। मध्य मस्तिष्क की दृष्टिपिंड दृष्टि, श्रवण एवं प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है। फिर थर्ड है पश्चिम मस्तिष्क। यह मस्तिष्क का पिछला भाग होता है। यह 3 भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें से पहला है पॉन्स। पॉन्स जो होता है वो तंतुओं से बना होता है, जो मस्तिष्क स्टेम का तल बनाता है। ये इसका संबंध किससे होता है? श्वसन से होता है, जो हम लोग ब्रेथिंग करते हैं। फिर दूसरा है अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम। यह मस्तिष्क के पश्च भाग से सेरिब्रम के नीचे स्थित रहता है। इनमें एक मध्य वर्मिस एवं दो पार्श्वपाली या गोलार्ध विद्यमान होते हैं। अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम जो होता है मस्तिष्क के पश्च भाग में, मस्तिष्क जो होता है उसके पश्च भाग में सेरिब्रम जो होता है, सेरिब्रम उसके नीचे पे स्थित होता है। इसमें क्या होता है? एक मध्य में वर्मिस तथा 2 पार्श्वपाली या गोलार्ध हेमिस्फीयर विद्यमान होते हैं। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि जो सेरिब्रम जो होता है वो सेरिबेलम भी 2 गोलार्धों से मिलकर बना होता है। सेरिब्रम से आकार में छोटा होता है, जैसा कि सेरिबेलम में धूसर द्रव्य बाहर की ओर रहता है। मायोलिन युक्त तंत्रिका तंतुओं से बना 3 जोड़ा सेरिबेलर वृंतक बनता है। यह सेरिबेलम तथा मस्तिष्क के विभिन्न भागों के बीच संचार पथ, कम्युनिकेशन पथवे निर्मित करता है। क्या कहता है? कम्युनिकेशन पथवे को, संचार का जो पथ होता है, कम्युनिकेशन स्किल जो होता है उसको आगे बढ़ाता है। वृंतक निम्नांकित 3 प्रकार के होते हैं। सेरिबेलर प्यूडोनिकल बोलते हैं जिसको, ऊर्ध्व सेरिबेलर वृंतक या सेरिबेलम को मध्य मस्तिष्क से जोड़ता है। फिर है मध्य सेरिबेरल वृंतक जो पॉन्स को जोड़ता है, एवं निम्न सेरिबेलर वृंतक सेरिबेलम एवं मेड्यूला तथा मेरु रज्जु के बीच संचार का पथ बनाता है। प्रमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क में अंतर ये जो है इम्पॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में, तो आप इसको पढ़ लेंगे। प्रमस्तिष्क जो होता है वो अग्र का हिस्सा होता है, अनुमस्तिष्क जो होता है वो पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा होता है। प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा भाग होता है, अनुमस्तिष्क जो दूसरे नंबर का बड़ा भाग होता है। प्रमस्तिष्क जो होता है गोलार्धों से मिलकर बना होता है, जबकि अनुमस्तिष्क गोलार्ध एवं वर्मिस दोनों से मिलकर बना होता है। प्रमस्तिष्क जो होता है इसकी सतह पर कई ऐंठन, विदर एवं खांचे पाई जाती है, जबकि अनुमस्तिष्क जो होता है इसमें सिर्फ विदर, फिशर होता है, लेकिन खांचे नहीं होती है। प्रमस्तिष्क जो होता है विभिन्न कार्यों, बुद्धिमत्ता, याददाश्त आदि का केंद्र होता है, जबकि प्रमस्तिष्क जो होता है सीधे खड़े होने में, संतुलन बनाने में मदद करता है, संतुलन का केंद्र होता है। प्रमस्तिष्क जो होता है वो ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जबकि अनुमस्तिष्क जो होता है वो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मेड्यूला ऑब्लंगेटा, यह एक बेलनाकार रचना होता है। अब नेक्स्ट है आपका तीसरा पार्ट इसका, मेड्यूला ऑब्लंगेटा। यह क्या होता है? एक बेलनाकार रचना होता है जो पीछे की ओर मेरु रज्जु के रूप में पाया जाता है। जस्ट लाइक यहाँ से अगर यहाँ पे देखोगे तो एक बेलनाकार रचना के रूप में होता है। इसमें अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। इसको कोस्ट या वेंट्रिकल, पहला है प्रमस्तिष्क के प्रत्येक गोलार्ध में पार्श्व कोष्ठ होता है। दूसरा है मध्य मस्तिष्क में मस्तिष्क कुलिया नामक नलिया होती है, जो ऊपर की ओर पार्श्व कोष्ठ से, जो ऊपर की ओर पार्श्व कोष्ठ पाया जाता है उसके नीचे अवस्थित तृतीय कोष्ठ से संबंध रखता है। फिर तीसरा है मेड्यूला में अवस्थित चतुर्थ कोष्ठ। मेड्यूला में जो चतुर्थ कोष्ठ होता है, फोर्थ वेंट्रिकल होता है, वो मेरु रज्जु की केंद्रीय नाल
मेरु रज्जु होता है उसको केंद्रीय नाल के साथ संबंध रखता है। पश्च मस्तिष्क तथा अनुमस्तिष्क कंकाली पेशियों के संकुचन तथा शिथिलन का नियमन करता है। किसका नियमन करता है? संकुचन और शिथिलन का। यह प्रमस्तिष्क के ऐच्छिक गतियों का नियमन करता है। यह शरीर के संतुलन और साम्यावस्था को बनाए रखता है। कौन? फोर्थ वेंट्रिकल जो होता है वो शरीर का संतुलन और साम्यावस्था को बनाए रखता है। यह शारीरिक गतियों को स्थिरता प्रदान करता है। पश्च मस्तिष्क का जो सबसे पिछला भाग होता है वो मेडुला ऑब्लांगेटा शरीर के अनैच्छिक क्रियाओं का नियमन का केंद्र होता है। यह फेफड़ों तथा हृदय के धड़कनों, आहार नाल की क्रमानुकंचन गति इत्यादि क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। यह मस्तिष्क के शेष भागों तथा मेरु रज्जु के बीच प्रेरणाओं का आदान प्रदान करता है। प्रमस्तिष्क गोला, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इसमें क्या होता है? उभार होता है जो प्रमस्तिष्क का क्षेत्रफल बढ़ाता है। फिर थर्ड है अधोवर्ती सतह पर कॉर्पस कैलोसम प्रमस्तिष्क गोलार्धों को बांधने का कार्य करता है। फोर्थ है आपको एक छोटी पिनियल काय अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में होता है। प्रमस्तिष्क का जो विभाजन होता है सिवना या विद्रोह की सहायता से होता है। ठोस निमस्तिष्क पिंडकों में विभाजित होता है। पोन्स जो होता है वेरेलाई में पाया जाता है। 3 आवरणों दृढ़ तनिका, जाल तनिका एवं मृदु तनिका के द्वारा मस्तिष्क की सुरक्षा होती है। फिर है आपका दूसरा मेरु रज्जु। मस्तिष्क के बारे में इतना हो गया कंप्लीट। आई होप आपको मस्तिष्क का सारा टॉपिक जो होगा क्लियर होगा और वो जो 2 लंब काट और पश्च जो देखे वो दोनों पिक्चर आप याद रखेंगे। तीसरा है आपका मेरु रज्जु दूसरा भाग। मेडुला का जो नीचा वाला भाग होता है खोपड़ी के महाछिद्र फॉर्मेन ऑफ मैग्नम से निकलकर कशेरुकों के तंत्रिका नाल से होकर कटी कशेरुकों के सामने समाप्त हो जाता है, जिसे मेरु रज्जु कहते हैं। जस्ट लाइक यहाँ से स्टार्ट होता है और कमर के पास खत्म हो जाता है। 4 से 5 वर्ष की अवस्था के बाद इसकी वृद्धि जो होती है वो रुक जाती है। ग्रीवा तथा कटी भाग में मेरु रज्जु कुछ मोटाई लिए लेती है लेकिन अंत में क्या हो जाती है? पतली होती है। मस्तिष्क की भांति मेरु रज्जु भी 3 आवरणों से ढका रहता है जिसमें बोलते हैं ड्यूरा मैटर, पाया मैटर और एरेकिनॉइड। इसमें भी प्रमस्तिष्क द्रव भरा रहता है। अगर मेरु रज्जु को देखेंगे उसके अनुप्रस्थ काट को तो कौन कौन से भाग से मिलकर बना होता है देखते हैं। पहला है सेंट्रल कैनोल, केंद्रीय नाल। यह काट के मध्य में होता है और मस्तिष्क के चतुर्थ से संबंध रखता है। फिर पश्च तथा अग्रविदर। मेरु रज्जु के मध्य पृष्ठीय तथा मध्य अधर भाग में एक एक खाई होती है जिसे क्रमशः पश्च विदर एवं अग्रविदर कहते हैं। फिर है दूसरा द्रव ग्रे मैटर। यह केंद्रीय नलिका के चारों ओर अंग्रेजी के एच अक्षर जैसा फैला होता है। दूसरा जो ग्रे मैटर होता है वो क्या होता है? केंद्रीय नलिका के चारों ओर अंग्रेजी के एच अक्षर जैसा फैला होता है। इसमें तंत्रिका कोशिकाएं होती है। फिर है श्वेत द्रव व्हाइट मैटर। यह धूसर द्रव्य के चारों ओर विद्यमान रहता है और इनमें तंत्रिका तंतु रहते हैं। फिर है पश्च तथा अग्र श्रृंग। धूसर द्रव्य 2 पश्च तथा 2 पूर्व श्रृंग बनाता है। पश्च तथा पूर्व श्रृंगों में यथाक्रम पश्च मूल तथा अग्र मूल निकलते हैं। अगर मेरु रज्जु का हम लोग अनुप्रस्थ काट देखेंगे तो इस प्रकार का दिखाई देगा जिसमें वेंट्रल हॉर्न होता है, ये है। फिर वेंट्रल फीसर होगा, ये जो बीच होगा वेंट्रल फीसर, सेंट्रल कैनोल, ये डॉर्सल हॉर्न, पायामीटर, डॉर्सल मैटर, व्हाइट मैटर और ये है गया ग्रे मैटर। मेरु रज्जु मस्तिष्क से आने जाने वाले जितने भी उद्दीपन या आवेग होते हैं उसका सम्मान करती है। मेरु रज्जु तंत्रिका और मस्तिष्क के बीच संबंध स्थापित करता है। ये प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय भी करती है। प्रतिवर्ती क्रिया का तात्पर्य क्या होता है कि जो भी आवेग आता है उसके विपरीत हमको कोई ना कोई एक्शन हमारा बॉडी उसको देता है तो उसको बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। अब है पायामीटर, उसके बाद है डॉर्सल फिशर, श्वेत पदार्थ, व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर, वेंट्रल हॉर्न, वेंट्रल केंद्रीय नाल और डॉर्सल हॉर्न, ये क्या है? इसमें पाए जाते हैं। दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। मनुष्य के तंत्रिका तंत्र में परिधीय तंत्रिका तंत्र जो होता है वो कपाल तंत्रिकाओं तथा मेरु तंत्रिकाओं से बनाते हैं जो कि क्रमशः मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु से निकलती है। कपाल तंत्रिकाएं जो होती है मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है। जो कपाल तंत्रिकाएं होती है मनुष्य में कुल कितने होती है? 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। इनमें से कुछ संवेदी होती हैं, कुछ मिश्रित होती हैं और कई प्रेरक होती हैं। प्रथम द्वितीय तंत्रिकाएं संवेदी प्रकृति की होती है। प्रथम के पहला और दूसरा जो तंत्रिका होते हैं वो क्या होती है? संवेदी होती है। तृतीय
एवं चतुर्थ होते हैं वो क्या होते हैं, तृतीय चतुर्थ और जो होते हैं 5वीं से 8वीं तक के पॉन्स से, 9वीं से 12वीं तक की तंत्रिकाएं जो होती है मेडुला के पार्श्व से निकलती है। ये इसका विवरण कैसे है देखते हैं। पहली कपाल तंत्रिका या प्राण तंत्रिका जिसको बोलते हैं, ये नसिका कोश से नासा आच्छादित में बिछी रहती है और इसी द्वारा मस्तिष्क को गंध का ज्ञान होता है। दूसरा जो कपाल होता है उसको बोलते हैं दृष्टि तंत्रिका, इसमें क्या होता है दृष्टि, इसमें मस्तिष्क द्वारा देखने का ज्ञान होता है। तीसरा जो है ऑक्यूलोमेटर, इसमें 4 शाखाएं होती है जो नेत्र पेशियों में आती है और इनका काम गतियों का नियंत्रण करना है। चौथी है ट्रोक्युलर कपाल तंत्रिका, यह नेत्र गोलकों तथा सुपीरियर ऑब्लिक पेशिकाओं में आती है। फिर है 5वीं जो ट्राइजेमिनल, इनकी 3 शाखाएं होती है जिनका संबंध नाक, आंख, दांत, जीवा एवं थूथन, जबड़ा इत्यादि में होता है। छठा जो होता है एब्ड्यूडेंस, यह जो होता है नेत्र गोलक के पश्च रेक्टस पेशी में आता है। 7वां या आनंद तंत्रिका, इसकी शाखाएं चेहरे की पेशियों, जीभ, थूथन और लाल ग्रंथियों में आती है। 8वीं ऑडिटरी, इसकी 2 शाखाएं होती है, एक कोक्युलर जो अंततः कर्ण की कोकिला में आती है और दूसरा है वेस्टिबुलर जो अंतः कर्ण 3 अर्धचंद्राकार नलियों में आती है। मेरी रज्जु इस प्रकार का दिखाई देता है, इसका अग्र दृश्य। 9वां है ग्लेसोफेरेंजियल, यह जीवा और कंठ में आती है, सब आपको याद रखना पड़ेगा कौन कौन सा कहाँ कहाँ आता है। 10वां है आपका वेगस, यह बहुत बड़ी और विस्तृत होती है, इसकी विभिन्न शाखाएं जो होती है श्वास नली, फेफड़ों, हृदय, आमाशय, यकृत आदि में जाता है। फिर 11वां है मेरु सहायक, यह स्कंध एवं ग्रिया की पेशियों में नियंत्रण करता है। 12वां है आपका जो है जिसको बोलते हैं जीवा अधोवर्ती, या जीवा के अधर तल पर जाकर जीवा की पेशियों को संचालित करती है। अब बात करते हैं हम लोग मेरु तंत्रिकाएं स्पाइनल नर्व की। मनुष्य में 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं पाई जाती है जिसमें से 9 जो होते हैं ग्रीवा में होते हैं, 12 जो होते हैं वक्ष में, 5 जोड़ी जो होते हैं कटीय तंत्रिका में और 5 जोड़ी त्रिंक सेंक्रल तथा 1 जोड़ी मेरु तंत्रिका अनुत्रिक तंत्रिका के रूप में होती है। प्रत्येक मेरु तंत्रिका जो होती है मेरु रज्जु से 2 स्थानों पर जुड़े रहते हैं। जितने भी मेरु तंत्रिकाएं होती है मेरु रज्जु से सिर्फ 2 स्थानों पर जुड़े होते हैं जिसे मूल कहते हैं, पृष्ठ मूल या पश्च मूल। ये में इसमें क्या होता है पश्च मूल में संवेदी अभिवाही तंतु होते हैं और आवेग को ग्राही मतलब ग्रहण करते हैं और अंगों में मेरु रज्जु की ओर चालन करते हैं। प्रत्येक पृष्ठ मूल के मध्य भाग में पृष्ठ मूल गुच्छिका होता है जिसमें संवेदी न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन्स विद्यमान रहता है। दूसरा स्थान जो होता है वो आधार या अग्रमूल कहलाता है। क्या होता है जो दूसरा स्थान होता है वो आधार या अग्रमूल कहलाता है। यहाँ मेरु तंत्रिका मेरु रज्जु से जुड़ा रहता है। जो मेरु तंत्रिका होता है वो किससे जुड़ा रहता है, मेरु रज्जु से जुड़ा रहता है। इसमें प्रत्येक न्यूरॉन जो होते हैं विद्यमान होते हैं। अधर मूल गुच्छिका का उपस्थित नहीं होता है। प्रत्येक न्यूरॉन आवेगों को मेरु रज्जु से प्रेरक अपवाही तंत्रिका तंतुओं द्वारा अपवाही अंगों में पहुंचाता है एवं अपवाही अंग अर्थात पेशियां आदि आवेगों को ग्रहण करते हैं। तीसरा है आपका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की अवधारणा जो है उसका श्रेय लैंगिनी नामक वैज्ञानिक को 1921 में जाता है। यह तंत्रिका तंत्र अंतरांगों की क्रियाओं को नियंत्रित और नियमित करता है। यह मेरु रज्जु तंत्रिकाओं तथा मस्तिष्क तंत्रिकाओं का बना होता है जो शरीर के आंतरिक अंग जो होते हैं और रक्त वाहिनियों को आपूर्ति करता है। इसमें अंगों पर इच्छा शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता, यह स्वयं से ही कार्य करते हैं, इसलिए इसका नाम स्वायत्त है। पहला न्यूरॉन जो होता है इसमें क्या होता है न्यूरॉन से इसका कार्यात्मक अंग जो जुड़े रहते हैं। पहला न्यूरॉन जो है मस्तिष्क या मेरु रज्जु से गुच्छक में जाता है और दूसरा न्यूरॉन जो होता है गुच्छक से कार्यात्मक अंग को जोड़ता है। दोनों न्यूरॉन क्रमशः प्री गैंग्लियोनिक तथा पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स कहलाते हैं। इस तंत्र के तंतुओं में आशय संवेदी या आशय प्रेरक तंतु होते हैं। कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका में अंतर क्या होती है। जो कपाल तंत्रिकाएं होती है वो 12 जोड़ी होती है और मेरु तंत्रिका जो होती है 31 जोड़ी होती है। कपाल तंत्रिका मस्तिष्क से बाहर वाले आने वाली तंत्रिका है जबकि मेरु तंत्रिका क्या है, मेरु रज्जु से बाहर आने वाली तंत्रिका है। कपाल तंत्रिका जो होती है गुच्छक केवल कुछ कपाल तंत्रिकाओं से संबंधित होती है जबकि ये पूरा पृष्ठ मूल से संबंधित होती है। कपाल तंत्रिका जो होती है संवेदी चालक या मिश्रित हो सकती है जबकि मेरु तंत्रिका जो होती है वो 2 मूलों द्वारा विकसित होती है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की बात कर रहे थे, वो 2 भागों से विभक्त किया जा सकता है, अनुकंपी वक्षकटी तंत्र और परानुकंपी करोटी त्रिक तंत्र। अनुकंपी तंत्र जो होता है यह तंत्र गुच्छकों की 2 श्रृंखलाओं का बना होता है जो कि अनुकंपी गुच्छिका कहलाती है। प्रत्येक श्रृंखला गर्दन से उदर के अंत तक अर्थात फोरामेन मैग्नन से लेकर कॉसिक्स तक फैला रहता है। वक्ष कटी भाग में इस कड़ी में प्रत्येक मेरु तंत्रिका के लिए एक गुच्छिका होती है
गुच्छकों के रूप में होता है। इस कारण इस तंत्र को वक्षकटी तंत्र भी कहते हैं। अतः प्रत्येक अनुकंपी श्रृंखला होता है उसमें कई गुच्छकों की बनी होती है। इस गुच्छकों को पार्श्व या श्रृंखला गुच्छक कहते हैं। कुछ श्रृंखला गुच्छक जो होते हैं वो समेकित होकर जुड़कर क्या करते हैं, गर्दन भाग में 3 ग्रीवा गुच्छक उत्तरावर्ती, मध्यवर्ती और अधोवर्ती बनाते हैं। जब गुच्छक के जुड़ते हैं, समेकित होते हैं तो 3 प्रकार के ग्रीवा गुच्छक का निर्माण करते हैं, जिसको बोलते हैं उत्तरावर्ती, मध्यवर्ती और अधोवर्ती। इन गुच्छकों को निकलने वाली तंत्रिकाएं जो है वो लार ग्रंथि तथा अश्रु ग्रंथि को जाती हैं। इसके बाद वक्षीय और कटीय प्रदेशों में गुच्छक श्रृंखलाओं में स्थित होते हैं। वक्षीय गुच्छकों से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं हैं वो हृदय व फेफड़ों को, जबकि कटी प्रदेश से गुच्छकों की निकलने वाली जो तंत्रिकाएं होती हैं वो अधोवर्ती गुच्छक बनाती हैं, जो क्या करती है, उदर गुहा में स्थित होती है। इससे निकलने वाली जो तंत्रिकाएं होती हैं वो कहाँ जाती है, कोलन, मलाशय, मूत्राशय और जनन अंगों को जाती हैं। फिर क्या होता है कि फिर कुछ गुच्छिकाएं समेकित होकर उदर गुहा में भी 3 प्रकार के गुच्छकों का निर्माण करती है, जिसको सिलियक उत्तरावर्ती मिसेंट्रिक और अधोवर्ती मिसेंट्रिक बनाते हैं। इन्हें एक पूर्व कशेरुकी गुच्छक कहते हैं। सिलियक गुच्छक से निकलने वाली जो शाखाएं हैं आहार नाल, अग्नाशय एवं एड्रिनल ग्रंथियों को जाती है, जबकि उत्तरवर्ती से निकलने वाली जो गुच्छिकाएं होती हैं वो क्या कहा जाती हैं, बड़ी आंत को जाती है। सिंपैथिक तंत्र के सभी गुच्छक जो होते हैं वो रेमस कम्युनिकेंस के द्वारा रीढ़ तंत्रिका से जुड़े रहते हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंतु को प्री गैंग्लियोनिक तंतु मेरुरज्जु से शुरू होकर प्रतिपृष्ठ मूल से होते हुए वक्षीय रीढ़, कटीय रीढ़ और तंत्रिका के मध्य के श्रृंखला गुच्छकों को जाता है, जबकि कुछ प्री गैंग्लियोनिक तंतु सिर तथा कुछ श्रृंखला गुच्छकों से होता हुआ कोशिका गुच्छकों को चले जाते हैं। सभी जो होते हैं पार्श्व व पूर्व कशेरुक गुच्छकों से पोस्ट गैंग्लियनिक तंतु अंतरांगों जैसे कि नासावेश्म, रक्तवाहिनियां, अमाशय, यकृत आदि में जाती है। इस प्रकार अधोजठर गुच्छिका से निकली तंत्रिकाएं जो होती है मलाशय, मूत्राशय एवं वृक्कों में जाती है। कुछ पश्च गैंग्लियनिक तंतु जो होते हैं त्वचा, बाल, इरेक्टर पेशियों, तेल एवं श्वेत ग्रंथियों को भी जाते हैं, जो इनके एक्टिवेशन को बढ़ाते हैं। इस तंत्र में तंतु एड्रेनालिन के समान सिंपैथिन नामक रसायन का स्त्राव करते हैं, जो अंगों की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। इस तंत्र के प्रत्येक प्री गैंग्लियोनिक तंतु में अगर देखेंगे तो अंगों में जो क्या होता है, गुच्छकों के रूप में समाप्त हो जाते हैं। इन गैंग्लियोने से छोटे पोस्ट गैंग्लियोनिक तंतु निकलकर संबंधित अंग जैसे कि आंख की पेशियों, लेक्राइमल ग्रंथि, लार ग्रंथि, हृदय, कर्ण, श्वास नली, आइरिस, फेफड़ा, आहार नाल, आमाशय, अधिवृक्क ग्रंथि, वृक्क, इन सब में जाता है और क्या करता है, इनके कोटर में स्थित सिलियरी गुच्छक से जुड़ जाता है। इससे निकलने वाली जो तंत्रिकाएं होती है वो आइरिस की पेशियों के ऊपर को जाती हैं। 7वीं कपाली तंत्रिका तंतु जो होते हैं वो लेक्राइमल ग्रंथि, नाक, तालु, मूढ़ा, श्लेष्मा, झिल्ली तथा ग्रसनी के ऊपर को भाग को जाते हैं। 9वीं जो होता है वो लार ग्रंथि में जाता है। 10वां जो होता है वो पी गैंग्लियोनिक गुच्छक में समाप्त हो जाता है और 10वां जो होता है वो क्या होता है, कपालीय तंत्रिका तंतु हृदय, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, यकृत, पित्ताशय, फेफड़ों, अग्नाशय आदि को जाते हैं। सैक्रल की जो परानुकंपी तंत्रिकाएं होती है वो उधर भाग के श्रोणी गुच्छक में समाप्त हो जाती है। इस गुच्छक से परानुकंपी तंतु बड़ी आंत, वृक्क, मूत्राशय तथा जनन अंगों आदि को जाते हैं। इस प्रकार परानुकंपी तंत्र के गुच्छक श्रृंखला नहीं बनाते, बल्कि वह उन अंगों के समीप उनके अंदर स्थित होते हैं जिनको उनकी तंत्रिकाएं जाती है। परानुकंपी प्री गैंग्लियोनिक तंतु जो होते हैं एसिटिल कोलिन का स्त्रावण करते हैं, जो संबंधित अंगों की क्रियाशीलता के सिंपैथिक तंत्र के विपरीत काम करता है। आगे की वीडियो के लिए सीजी शिक्षा में जुड़े रहिए। धन्यवाद।